बच्चों वाली बातें सारी हमने जो समझाने वाली से समझ ली। अब आगे तरह बेटा वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट्स। जब ये चैप्टर नंबर 3 शुरू करेगा, थोड़ी सी पहले आपको सिंपल बातें बताएगा। सबसे पहले वो आपको बता रहा है कि भैया वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट्स कौन से होते हैं। बेटा बेहतर होगा कि आप उसको एक दफा मुझे व्हाट्सएप कर दें, या प्रैक्टिस नंबर क्वेश्चन मुझे बता दीजिएगा मेरे बच्चों। अभी फिलहाल क्लास में तो उसको, क्योंकि मैं साथ में नहीं लेकर आया वो, तो उसको मुश्किल होगा, लेकिन मुझे व्हाट्सएप कर दे मेरे बच्चे, मैं व्हाट्सएप में वहां पे रिप्लाई कर दूंगा वॉइस मैसेज के साथ, ताकि सबको पता चल जाए। ले बेटा, और कोई भी सवाल वहां पे कर लें, लेकिन अपनी किताब से रिलेटेड। फाइनल का सवाल उठा उठा के उसको रखने की, जब बहुत पुराने सवाल जो अब चेंज हो गए हैं, जैसे मान लो कि कभी का पार्सल पेड अगर हो ना कोई पुराना सवाल, और आज के दौर में अगर आ भी जाए, अज्यूम कर लो उस तरह का मिलता जुलता सवाल, आपने आंसर उसी के मुताबिक करना जो आपकी किताब में है। जब देखेंगे इसको आगे उसी लॉ का एक था मामला इस तरह। लेकिन बेटा वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट्स, कहता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है भाई? ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो, उसको क्या बोलते हैं? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि सादा अल्फाज में, अभी हम एसेंशियल पढ़ेंगे, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट यानी कि ऐसा एग्रीमेंट जिसमें सारे एसेंशियल पूरे हो जाए, वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का एक और नाम भी है, इसको हम बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। ये ना कि बात का वो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, वो हमारे बच्चे पता होता है कि तो आ गया, ये तो कोई बात हुई नहीं थी। तो चाहे इसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोल दो, चाहे इसको खाली लफ्ज कॉन्ट्रैक्ट बोल दो, चाहे इसको बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बोल दो, एक ही बात है। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें सारे, ऐसा एग्रीमेंट जिसमें सारे एसेंशियल पूरे हुए, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। यानी कि उसमें कोई कमी ना हो। जैसे ये बंदा एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पका रहा है, इसमें उसने कॉम्पिटेंस भी डाली है, उसने फ्री कॉन्सेंट भी डाली है, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिलेशन, लीगल इन्फोर्सिबिलिटी, सब कुछ ऐड किया है, तब जाके मेरे बच्चे क्या बना? एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना। खैर वैसे समझा तो बेटा, एक होता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। आपको पता है कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? एक पार्टी जब दूसरे बंदे से एक कॉन्ट्रैक्ट, देखो अल्फाजों पे ध्यान रखना, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है कॉन्ट्रैक्ट, ये ध्यान रखना है कि ये है क्या? कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक पार्टी के पास ऑप्शन होता है, चाहे वो उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दे, चाहे तो कंटिन्यू रखे। पढ़ेंगे इसको आगे जाके, देखेंगे डिफरेंट तरह कहां पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो रहा होगा। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां पे कोई पार्टी मजलूम हो, अग्रीड पार्टी हो, जैसे चैप्टर नंबर 4 के अंदर हम पढ़ेंगे, अगर किसी के साथ फ्रॉड किया गया हो, अगर मिसरिप्रेजेंटेशन हो, अगर कॉर्जन अप्लाई हुआ था, अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ था, मिस्टेक में नहीं, ये ध्यान रखना। तो इन चारों सिचुएशन में वहां पे उसने बताया था कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वॉइडेबल होता है। और वॉइडेबल का मतलब क्या है? चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि आपके साथ कभी फ्रॉड हो, तो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दो, चाहे तो कंटिन्यू रखो, कानून ने आपको ऑप्शन देना है, आपकी मर्जी है। आप क्या करना चाहते हो? जो करना चाहते हो हम आपके साथ, अगर खत्म करना चाहते हो हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन अगर कंटिन्यू रखना चाहते हो तो फिर आपकी मर्जी, वो भी हम साथ हैं आपके। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है कॉन्ट्रैक्ट, ये ध्यान रखना है कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन एक पार्टी के पास ऑप्शन होता है, चाहे तो उसको खत्म कर दे, चाहे तो कंटिन्यू रखे। लेकिन ऑप्शन किस पार्टी के पास होता है? अग्रीड पार्टी, जिसके साथ नाइंसाफी हुई है। ये नहीं कोई जुल्म करने वाले। मान लो कि मैं आपको डराता धमकाता हूं, मैं कहता हूं मेरे पास मान लो कि बंदूक है, अगर ये मोबाइल भेज दो नहीं तो छोड़ूंगा नहीं, है। आपने कहा कि सर यार छोड़ो, मोबाइल भेज दिया है। अब आप पर कॉर्जन अप्लाई हुआ था, डराया धमकाया गया, यानी कि वो एक्ट करने की धमकी लगाई गई है, तो पाकिस्तान पिनल कोड में मना है, मेरे हाथ में पिस्टल है? फिलहाल तो पता नहीं क्या है। अब मेरे बच्चे यहाँ पे क्या होगा? अब आपने मुझे भेज तो दिया मोबाइल, लेकिन आप मोबाइल भाई आप सोचते हो कि सर को ये गलत कर दिया सर ने, मोबाइल वापस मिलना चाहिए। अब कानून ने आपको ऑप्शन दिया, चाहे तो खत्म कर दो कॉन्ट्रैक्ट, चाहे तो कंटिन्यू रखो, आपके लिए वॉइडेबल है। क्योंकि यहाँ पे ये नहीं होगा, अच्छा मैंने जब मोबाइल ले लिया, मुझे पता चला ये तो कोई चाइना का कॉपी है, अब मैं कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना चाहता हूँ ना, ये नहीं हो सकता। ये ध्यान रखना मेरे बच्चों, याद रखोगे इस बात। उसके बाद एक लफ्ज आता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो मेरे बच्चे, अगेन ध्यान देना है ये भी कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे लॉ के अंदर हर लफ्ज का मतलब होता है, और वो एक एक लफ्ज से, उसके ऐड होने से ना होने से उसका मतलब चेंज हो रहे होते हैं पूरी पूरी लाइनों के, जिसका फायदा अदालतों में मिलता है। बीइंग ए लॉयर हम यही चीज वहां पे बता रहे होते हैं कि इसमें ये चीज कमी है, जैसा वो मैंने आपको एक बताया नहीं था, है? नहीं नहीं, वो मैंने क्लिप भी छोटा सा शेयर किया हुआ था कि 5 लोग थे, उन्होंने मिलकर कहीं पे कुछ चोरी चोरी की थी। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसके ऊपर मान लो कि वो पर्चा दे दिया कि इन्होंने क्या किया, ये घर लूटा है? चोरी का उन्होंने पर्चा दे दिया है। तो वहां पे जो उस पर दफा लगनी थी वो लगनी थी डकैती की, लेकिन पर्चा किसका दे दिया? चोरी का। वो हुई थी डकैती क्योंकि ज्यादा लोग थे। अब वहां पे क्या हुआ, जब वो दफा डकैती की उन्होंने चोरी की डाल दी, तो वो जो वकील साहब हैं वो कहते हैं कि देखें सर, इन्होंने ये कहा कि इन लोगों ने ये घर लूटा है, चोरी की है, इन्होंने मेरे जो डकैत क्लाइंट है उनको लुटेरा साबित करने की कोशिश की है, जो कि मुनासिब नहीं है, इन्होंने दफा ही गलत लगाई है। उन्होंने कहा कि आपने दफा गलत लगाई है, चलो जी इनकी जमानत होगी। सर समझा रहा हूं, क्योंकि कानून एफआईआर के मुताबिक चलता है, एफआईआर में कुछ गलत हो गया
है। FIR में लुटेरे का तो वैसे डकैत थे, इसका भी फायदा मिलता है मुलजिम को, है? शायद साबित हो गया वो डकैत थे। इतनी बारीकियां होती हैं इसके अंदर, सर समझा रहा हूं आपको। कहने का ये मतलब कि इसलिए यहाँ पे अल्फाजों का मतलब है। खैर, तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट लेकिन अब परफॉर्म नहीं हो सकता, और किसी पार्टी का कसूर भी नहीं इसके परफॉर्म ना होने में, किसी के खिलाफ केस नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। जैसे अभी हमने डिस्कस किया, मान लो कि ये मिस्टर ए ने मिस्टर बी को गाड़ी बेचने खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, लेकिन दोनों को नहीं पता गाड़ी डिस्ट्रॉय होगी हुई है। वो ऑफिस में बैठे हुए थे, गाड़ी खरीदने बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, लेकिन गाड़ी तो डिस्ट्रॉय हो गई है, उसका एक्सीडेंट हो गया जो भी है। तो भैया ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? वॉइड हो गया। अब ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो सकता है। मिस्टर ए की मान लो कि मिस बी के साथ एंगेजमेंट हुई, शादी से पहले मान लो कि मिस्टर ए की खुदा ना खासा डेथ होगी, अब ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? वॉइड हो गया, किसी पार्टी का कोई कसूर नहीं है। सब समझा रहा हूं आपको। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो बनते हुए बिल्कुल वैलिड हो लेकिन बाद में परफॉर्म ना हो सकता हो, वो क्या बन जाता है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। और किसी पार्टी के यहाँ पे किसी पर केस नहीं होता। देखेंगे आगे जाके कहां पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होते हैं। थोड़ा उसके बाद होता है वॉइड एग्रीमेंट। अच्छा, यहाँ पे लफ्ज ही क्या है? एग्रीमेंट। और वॉइड का मतलब क्या है? ममनू। देखो ये था कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन लफ्ज था साथ वॉइड। ममनू कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा है कॉन्ट्रैक्ट लेकिन अब ये परफॉर्म नहीं हो सकता। और ये है एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट का मतलब क्या है? हम अभी सेकंड स्टेज पे बैठे हैं मेरे बच्चे, हम यहाँ पे अभी सेकंड स्टेज पे बैठे हैं। यहां पे जाके कॉन्ट्रैक्ट बनता है। अभी हम यहां पे बैठे हैं और ये भी वो कह रहा है ये ममनू है। यानी कि ऐसा एग्रीमेंट जिसको करने से ही कानून ने मना कर रखा हो, ये एग्रीमेंट ही ना करना, ये कभी कॉन्ट्रैक्ट बनता ही नहीं। ऐसा एग्रीमेंट जो कभी कॉन्ट्रैक्ट बनता ही नहीं, इसमें जो मर्जी ऐड कर लो, है? ये चाहे शुभ शुभ करवा लो इसके ऊपर, ये कभी भी मेरे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। ऐसा एग्रीमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट ना बन सकता हो, वॉइड एग्रीमेंट होता है मेरे बच्चों। ये ममनू होता है, जैसे किसी बच्चे के साथ एग्रीमेंट करना, ये वॉइड एग्रीमेंट है, ये कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। इस तरह आगे भी जाकर डिस्कस करेंगे जगह जगह पे, यहाँ पे ये वॉइड एग्रीमेंट है। इसी तरह जैसे वो इलीगल वो करना, मंशियात का कारोबार कर रहा है, वो इलीगल भी होता है वॉइड के साथ साथ। फर्क होता है थोड़ा सा इलीगल और वॉइड में। वॉइड में सजा नहीं मिलती, लेकिन वो कभी कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बनता। इलीगल में वो एग्रीमेंट करने के ऊपर भी सजा मिलती है। कॉन्ट्रैक्ट तो बनेगा ही नहीं बनेगा कभी भी। जैसे मैं आपको कहता हूँ बेटा ये चर्च की पुड़ी है, मुझसे खरीद लो, है? आपने कहा कि ठीक है सर, मैं पेमेंट कल कर दूंगा, मुझे भेज दो, समझा रहा हूँ आपको। अच्छा, ये क्या है? ये इलीगल एग्रीमेंट है। ये कॉन्ट्रैक्ट तो कभी बनेगा ही बनेगा, लेकिन हम क्योंकि माशाल्लाह अल्लाह माफ करे चर्च का कारोबार कर रहे हैं, सजा भी मिलेगी इसके ऊपर। याद रखोगे मेरे? व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स? अब अगली बात पूछ रहा है वो, कहता है कि अच्छा बताओ कॉन्ट्रैक्ट वो कौन से एग्रीमेंट्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं? वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनता है जिसमें इन्फोर्सेबिलिटी है। और इन्फोर्सेबिलिटी कैसे ऐड होती है? असेंशियल पूरे करने से। हमने कहा था कौन सा एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनता है जिसमें इन्फोर्सेबिलिटी हो, क्योंकि एग्रीमेंट ही कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं लेकिन इन्फोर्सेबिलिटी के साथ। कहता है कि एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो क्या है? यानी कि कब एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? अगर किसी एग्रीमेंट में इन्फोर्सेबिलिटी ऐड कर देंगे, वो क्या बन जाएगा? एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अब अगली बात मेरे बच्चे, उसके लिए आपको 5 एसेंशियल पूरे करने पड़ेंगे। 5 एसेंशियल क्या है? जो दोनों पार्टीज आपस में एग्रीमेंट कर रही हो, कॉन्ट्रैक्ट कर रही हो, वो मेरे बच्चे कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए, उनकी कंसेंट फ्री होनी चाहिए। अब पढ़ेंगे इसको अगले चैप्टर में। कंसेंट फ्री ही होती है अगर बीच में 5 चीजें ना आ जाए: कॉर्जन, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस और मिस्टेक। दोनों पार्टीज कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए। कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट ही होती है अगर 3 तरह के लोग ना हो: बच्चा, अनसॉन माइंड और डिस्क्वालिफाइड बेला हो। तो अगर इस तरह का बंदा ना रहे, क्योंकि 3 लोग इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, इनके अलावा हर बंदा क्या है? कंपिटेंट हो। यानी कि कौन कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है? जो मेजर हो, जो सॉन माइंड हो, जो ना डिस्क्वालिफाइड बेला हो। ये लोग कौन होते हैं? कंपिटेंट टू। अगर लॉफुल ऑब्जेक्ट हो, अगर लॉफुल कंसिडरेशन हो, ये दोनों साथ साथ ही चलते हैं, देखेंगे अभी इसी चैप्टर के अंदर। और एग्रीमेंट इज नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। कुछ ऐसे एग्रीमेंट होते हैं जो कानून ने पहले से मना कर रखे हैं, ये मना है, तो ऐसा एग्रीमेंट ना हो। ऐसा एग्रीमेंट हो जो कॉन्ट्रैक्ट बन सकता हो। तो 5 एसेंशियल है: फ्री कंसेंट, कंपिटेंट पार्टीज, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन और एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड एग्रीमेंट। ना, एक्सप्रेसली डिक्लेयर का मतलब क्या? कानून ने लिखकर बता रखा है, डिक्लेयर कर रखा है कानून की किताबों में, ये एग्रीमेंट कभी ना करें। जैसे चैप्टर नंबर 1 जब पढ़ोगे, वहां पे बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है कि हर इंसान के कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, इनके खिलाफ कभी कोई एग्रीमेंट नहीं करना आपने। अगर उसके खिलाफ कुछ करोगे, जैसे कोई कारोबार करना हर बंदे का राइट है, आप उसको कारोबार करने से रोक नहीं सकते। रोकने का कोई एग्रीमेंट करोगे, वो वॉइड एग्रीमेंट हो। इसकी एक्सेप्शन है कुछ। ले बेटा, कहता कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? कहता कि कॉन्ट्रैक्ट ऑरल भी हो सकता है, इम्प्लॉयड भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। तीनों तरह के वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। इम्प्लॉयड भी, जैसे अभी हमने वो एग्जाम्पलें ली थी, है? वो जब इम्प्लॉयड ऑफर हो रही थी, इम्प्लॉयड एक्सेप्टेंस हो रही थी, तो बनने वाला कॉन्ट्रैक्ट भी तो इम्प्लॉयड ही होगा और वो बिल्कुल लीगल है। आप उसको पे करोगे। अगर वो पुलिस सामान उठा के लेके जा रहा है,
आपने उसको मना नहीं किया, आप उसको पे करोगे, नहीं कर रहे तो कानूनी कार्रवाई करेगा वो आपके खिलाफ। यार होगी इस बात तो। लेकिन मेरे बच्चे कुछ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो इन राइटिंग करना जरूरी है। अब हो सकता है पेपर में पूछ ले कि मेरे बच्चे कब इन राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट जरूरी है। मेरे बच्चे उस वक्त इन राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट करना जरूरी होता है जब उस कॉन्ट्रैक्ट को आपने जाके कहीं पे रजिस्टर्ड करवाना हो डॉक्यूमेंट्स को। फिर रिटर्न होंगे तो रजिस्टर्ड करवाओगे, गाड़ी है, प्रॉपर्टी है, इस तरह के ये रिटर्न होंगे तो रजिस्टर्ड होंगे। इसी तरह जैसे अब हमारे सिलेबस में आर्बिट्रेशन का वो हमेशा रिटर्न एग्रीमेंट होता है, तभी वैलिड होगा। कुछ जाऊंगा कानून स्पेसिफिकली कह देगा या जिन डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर्ड करना रिक्वायर्ड हो वो क्या होना चाहिए, वो रिटर्न होना चाहिए। जहां पे कानून खुद देखो कब वो पूछ सकता है पेपर में, कब कॉन्ट्रैक्ट को रिटर्न करोगे तो वैलिड होगा। जहां पे कानून खुद बोल दे, जैसे आर्बिट्रेशन में बोल दिया, या जहां पे डॉक्यूमेंट्स बनाने हो और उनको रजिस्टर्ड करवाना हो, रिटर्न होंगे तो बनेगा ना मेरे बच्चे। उसके अलावा बाकी चाहे ऑरल कर लो चाहे एक्सप्रेस वैसे कर लो, बोलकर सब वैलिड होते हैं, याद रखोगे। फ्री कॉन्सेंट अभी हमने डिस्कस किया था कि जब दो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रही हो, ये वैसे ऊपर की बातें समझा रहा हूँ, ये दोबारा उसको अभी बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऊपर की 5 बातें मैं दोबारा बता रहा हूँ यहाँ, क्योंकि रेगुलर क्लास में वो रोक के फिर बताया करते थे ये। तो बेटा अब ये 5 जो एसेंशियल ऊपर हमने पढ़े हैं, इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला एसेंशियल क्या है, पार्टी शुड बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। देखो ये जब चैप्टर पढ़ रहे होंगे ना, तरतीब को दिमाग में रखिएगा। सबसे पहले क्या पढ़ा आपने कि वो जो भी वॉइडेबल वैलिड या मान लो कि वॉइड एग्रीमेंट, ये सारे क्या होते हैं वो पढ़ा। उसके बाद हमने कहा कि कौन सा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड कब होगा, हमने कहा कि जब उसमें एसेंशियल पूरे होंगे। हमने कहा कि एसेंशियल कितने, 5 हैं। उन 5 एसेंशियल में से मेरे बच्चे 2-3 एसेंशियल यहाँ पे पढ़ेंगे, बाकी जो 2-3 होंगे वो यानी कि 3 यहाँ पे पढ़ लेंगे, 2 एसेंशियल चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे। जो 2 एसेंशियल यहाँ पे पढ़ेंगे वो एक होगा कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट वाली पार्टीज, और एक मेरे बच्चे लॉफुल ऑब्जेक्ट और लॉफुल कंसिडरेशन। ये मेरे बच्चे वहां पे डिस्कस कर लेंगे, बाकी आगे चैप्टर नंबर 4 में। अब मेरे बच्चे सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं जो दूसरा एसेंशियल था। पहला अगले चैप्टर में फ्री कॉन्सेंट वाला, जो दूसरा एसेंशियल था पार्टी शुड बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, वो पढ़ने जा रहे हैं। अब वो पेपर में पूछेगा कब पार्टी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होती है, उसमें 3 बातें बताएंगे, मेजर, सॉन माइंड और नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। वो कहेगा कब पार्टीज मान लो कि इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, फिर इन्हीं को अपोजिट करना है, दोनों पूछ सकता है पेपर के अंदर। तो कौन लोग इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जो मेरे बच्चे माइनर हो, जो अनसॉन माइंड हो, या जो डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ हो। याद रखोगे कौन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, मेजर, सॉन माइंड और नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। कौन इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, माइनर, अनसॉन माइंड, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। उसके बाद अब इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले किस बंदे की बात हुई थी, मेजर की। तो मेजर के लिहाज से मेरे बच्चे सबसे पहले एज ऑफ मेजोरिटी, कहता है पाकिस्तान में जो एज ऑफ मेजोरिटी 18 साल, लेकिन इस पेपर में पूछेगा पाकिस्तान में जो एज ऑफ मेजोरिटी 18 साल, इसकी एक्सेप्शन बताओ। एक्सेप्शन तब होगी जब एक माइनर का गार्डियन अपॉइंट हुआ हो, है तो मेरे बच्चे उसकी उम्र 21 साल है। अदरवाइज किसी भी बंदे की उम्र जो होगी वो कितनी है, 18 साल। उसके बाद अब अगली बात आएगी, और वैसे भी मैंने आपको वैसे बताया था कि क्यों होती है 21 साल, ताकि उस बच्चे को समझ आ जाए, मजीद और थोड़ा सा और सीख ले, जिंदगी दुनिया और देख ले, है। क्योंकि उसके बाद ये हो सकता है वो गार्डियन को क्या कर दे, सारी प्रॉपर्टी, क्योंकि अंडर इन्फ्लुएंस होता है गार्डियन का माइनर पर, तो ये ना हो कि वो सारी की सारी प्रॉपर्टी बड़ा होते ही वो सारी उसके नाम पे लगवा दे, क्योंकि जब बड़ा होगा तो फैसला करेगा। लेकिन हमने कहा कि बड़ा ये 18 साल का नहीं हो, इसमें और अकल होनी चाहिए, 21 साल का, इसलिए हमने इसको 21 साल कर दिया, ताकि वो इस तरह का डिसीजन ना लेना। खैर, लेकिन फिल्मों में फिर 21 साल होने का वेट करते हैं, फिर उसको प्रॉपर्टी नाम पे लगवा के मार देते हैं, ये जुल्म है यार। लेकिन बहरहाल कहते हैं एडिशनल पॉइंट, माइनर को लेकर एडिशनल पॉइंट, रूल ऑफ स्टॉपर डज नॉट अप्लाई ऑन ए माइनर। यानी कि माइनर अगर किसी बड़े के सामने इकरार कर रहा हो कि मैं बड़ा हूं, मैं 18 साल का हूं, मुझसे कॉन्ट्रैक्ट कर लो, मैं एलिजिबल टू कॉन्ट्रैक्ट हूं, और अगला बंदा कह के देख लो, अब मैंने वीडियो बना ली है तेरी, मैंने शहादती इकट्ठे कर लिए हैं, अब मैं तुझे मुकरने नहीं दूंगा, वो कहता ठीक है मैं बड़ा हूं, मुझसे कर लो कॉन्ट्रैक्ट। मेरे बच्चे जब उसने कर लिया, पता चला कि भैया ये बच्चे ने मान लो कि उसके साथ कोई वायलेशन कर दी है, अब ये बंदा अगर अदालत में जाएगा केस करने के लिए, अदालत कहेगी सर ये तो बच्चा, वो कहेगा नहीं नहीं सर मैंने इसलिए पहले तसल्ली कर ली थी, इसे इकरार करवा लिया था। अदालत कहते हैं कि अगर बच्चा अपने आप को फ्रॉडुलेंटली, नोइंगली, उसको पता भी है कि मैं बच्चा हूं, फ्रॉडुलेंटली किसी को कह रहा हूं मैं बड़ा हूं, और आप उसके साथ उसको बड़ा समझ के कॉन्ट्रैक्ट कर लें, बच्चा बाद में मुकर सकता है, सर मैं तो छोटा हूं, उसको ये इजाजत है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था रेटिफिकेशन नॉट अलाउड। अगर बच्चे ने बचपन के अंदर एग्रीमेंट किए थे, और सारी बात है उसके ऊपर इन्फोर्स नहीं करवा सकते थे आप, जब वो बड़ा हुआ उसने अब बड़ा होकर दोबारा उन लोगों से वादे कर रहा है जिन लोगों के साथ बचपन में एग्रीमेंट किए थे कि देखो उस वक्त तो मैंने आपके साथ नाइंसाफियां कर दी, अब मैं वो वादे अब दोबारा पूरा करूंगा, अब तो मैं बड़ा हूं। वो कहते हैं आप देख लो अब तो तू दोबारा वादे कर रहा है ना, अब तो बड़ा है, तो हम अब तुझे मुकरने नहीं देंगे। वो कहता नहीं मुकरूंगा, तो कानून यहाँ पे बीच में आ गया, वो फिर मुकर गया, वो लोग अदालत में गए, तो वो कहते सर अब तो ये बड़ा है, अब इसने दोबारा वादा किया था, अब तो इन्फोर्स करवाए। कानून कहता है कि बच्चे ने जो बचपन में एग्रीमेंट किए हुए थे, बड़ा होकर उनको रेटिफाई भी नहीं कर सकता।
अगर वो वादा कर भी ले तो उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई, दोबारा मुकर दे तो कानूनी कार्रवाई, क्योंकि रेटिफिकेशन अलाउ नहीं, रेटिफिकेशन उस चीज की होती है जो पहले हो चुका होगा और वो गलत हो चुका हो, बाद में उसको सही करना रेटिफिकेशन कहलाता है। बच्चे ने बचपन में जो एग्रीमेंट किए थे, जो गलत किए थे, अब बड़ा होकर उनको रेटिफाई करना चाह रहा है, तो बच्चे को ये भी इजाजत नहीं है, यानी कि दोबारा मुकर दे रेटिफिकेशन का वादा करके वो दोबारा मुकर सकता है, क्योंकि रेटिफिकेशन बच्चे को अलाउ ही नहीं है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि बच्चा कभी इंसॉल्वेंट नहीं हो सकता। इंसॉल्वेंट होने की हमने डिस्कस किया था, इंसॉल्वेंसी क्या होती है? ऐसी सिचुएशन जब आपके सर पे लायबिलिटी ज्यादा हो और पे करने के लिए एसेट कम हो। तो ऐसी सिचुएशन में आप कोर्ट को खुद अप्लाई करते हो, सर मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर। बाद में आपके क्रेडिटर चले जाते हैं, बाद में आप खुद चले जाते हैं, सर इसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दो, या खुद चले जाते हो, सर मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दो। कोर्ट जब आपको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देता है, अपनी तरफ से एक ऑफिशियल असाइनी अपॉइंट कर देता है इस बंदे की जायदाद के ऊपर। अब सारी जायदाद कोर्ट के इस नुमाइंदे के पास चली जाती है, अब वो इसको बेचता है और लोगों की लायबिलिटी पे करता है। लेकिन मेरे बच्चे याद रखना, लायबिलिटी किसी बंदे के सर पे तभी आएगी जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। नो कॉन्ट्रैक्ट नो लायबिलिटी, ये पक्का करके दिमाग में रखिए। कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो तो लायबल हो, नहीं कर सकते, क्योंकि बगैर कॉन्ट्रैक्ट के कभी किसी बंदे के सर पे कोई लायबिलिटी नहीं आती। एक बच्चा तो कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता, अगर बच्चा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता इसलिए कभी भी किसी चीज के लिए लायबल नहीं होगा। इसलिए इसकी जिंदगी में जब तक ये बच्चा है, ये टाइम आता ही नहीं कि उसके सर पे लायबिलिटी ज्यादा हो और एसेट्स कम हो, क्योंकि ये कभी लायबल नहीं होता। इसलिए बच्चा कभी भी इंसॉल्वेंट नहीं हो सकता। उसके बाद विनोद, अगर बच्चा बड़े के साथ मिलकर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर ले, तो बच्चा, मान लो कि ये बंदा, इसकी उम्र है 19 साल, इस बच्चे की उम्र है 15 साल, इन्होंने मिलकर इस मिस्टर ए से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। कानून कहता है अगर बच्चा बड़े के साथ मिलकर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो तो फिर बड़े का ही बड़े के साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा, बच्चे का बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। यानी कि अगर वो सोच रहा था इससे कुछ पैसे लूंगा और मैं पे कर दूंगा, तो एक्चुअली कानूनी तौर पे सारे पैसे किसने पे करने हैं? ये बड़े ने। अगर वो बच्चा ना मुकर गया तो आप उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते। याद रखोगे मेरे बच्चों, ये 4 तरह की बातें, रेटिफिकेशन वाला है, उसी तरह रूल ऑफ स्टॉपल वाला है, बच्चा इंसॉल्वेंट नहीं हो सकता, और उसके बाद बड़े के साथ मिलकर एग्रीमेंट कर रहा हो बच्चा तो कॉन्ट्रैक्ट बड़े का होगा, बच्चे का नहीं होगा। ये बातें यहाँ पे लिख रखी है। उसके बाद देखो, हम जब ये चैप्टर नंबर 3 शुरू किया तो सबसे पहले क्या था? एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बताओ, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हेडिंग के अलावा। उसके बाद क्या था? एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कितने एसेंशियल थे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के? 5। पहला एसेंशियल था फ्री कॉन्सेप्ट, वो हम अगले चैप्टर में हमने कहा कि दूसरा पढ़ रहे हैं, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट में हमने डिस्कस किया था 3 तरह के लोग कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, मेजर, साउंड माइंड और नॉट डिस्क्वालीफाइड। मेजर, मेजोरिटी से रिलेटेड जितनी की बातें थी सारी हमने पढ़ ली। अब अगली बात आ गई कि साउंड माइंड, के साउंड माइंड से रिलेटेड हम चीजें पढ़ेंगे, क्योंकि इन लोगों का पढ़ रहे हैं, ये एसेंशियल को पूरा पढ़ रहे हैं। अब कहता है कि कोई बंदा साउंड माइंड कब होता है? साउंड माइंड की 3 निशानियां मेरे, 3 रिक्वायरमेंट है। अगर मिस्टर ए, अज्यूम कर लो आज, अभी टाइम क्या हुआ है, 1:11, 1:11 पे मिस्टर ए मिस्टर बी के साथ कॉन्टेक्ट कर रहा था, और इस टाइम पे मिस्टर ए कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन को समझ सकता है एंड रैशनल डिसीजन ले सकता है। 3 चीजें हैं। जिस टाइम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा, 1:11 पे जिस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, अगर उस टाइम पे मिस्टर ए कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन समझ सकता हो और रैशनल, समझदारी वाला फैसला कर सकता हो, तो कानून कहता है मिस्टर ए क्या है? साउंड माइंड है। याद रखोगे, चाहे चाहे अच्छा, जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ उस वक्त तो ये था 1:13 पे मिस्टर ए दोबारा पागल है। अच्छा, ये भी देख लो, 1:10 पे मिस्टर ए पागल था, 1:11 पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ, 1:12 पे मिस्टर बी दोबारा पागल है। मिस्टर ए, दोबारा देखना, मिस्टर ए 1:10 पे पागल था, लेकिन 1:11 पे मिस्टर ए जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था वो 1:11 पे हो रहा था। उस वक्त मिस्टर ए टर्म्स एंड कंडीशन भी समझ सकता था, रैशनल डिसीजन ले सकता था उस टाइम पे। तो 1:11 पे मिस्टर ए क्या है? साउंड माइंड है। दोबारा से 1:12 पे वो पागल हो गया, कानून कहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने देख रहे हैं कोई बंदा जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो, उस कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे साउंड माइंड था कि नहीं, और उसकी निशानियां क्या है? 3। एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन को समझ सकता हो, रैशनल डिसीजन ले सकता हो, तो ये साउंड माइंड है। अब आप सोच रहे हो कि सर पागल हो गया तो फिर क्या? लोग मर भी जाए तो फिर भी कुछ नहीं होता यार, है? मर भी जाए तो कॉन्ट्रैक्ट उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म कर दिया करते हैं, अनलेस के पर्सनल नेचर का ना हो। तो भाई अगर पागल हो भी गया तो कोई मसला नहीं है, कोई ना कोई तो होगा ना इसका अटॉर्नी है, कोई ना कोई तो इसका रिप्रेजेंटेटिव, लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं बोलना, लीगल रिप्रेजेंटेटिव हमेशा मरे हुए बंदे का होता है, जिंदा बंदे का लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता। माशाल्लाह वहां पे लय में लगे होते हैं आप लोग, हैं? पागल हो गया फिर क्या? वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म करेंगे, कहता लेवल हो गया तेरा, ले बेटा।
बर्डन ऑफ प्रूफ किससे होगा? वो हमारे सिलेबस में पहले हुआ करता था, खत्म कर दिया हमने। अब बर्डन ऑफ प्रूफ हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं, कि कौन साबित करेगा, कौन साबित नहीं करेगा। पहले हुआ करता था इस तरह के। ले बेटा, अब कोई सवाल सूल हो तो उसको इग्नोर कर देना। अब अगली बात आती है कि सर ये तो हमें पता चल गया कि सॉन माइंड कौन होता है एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये सारा मामला। तो अनसॉन माइंड कौन होगा? ऐसा बंदा जो एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन नहीं समझ सकता और रैशनल डिसीजन ना ले सकता हो, तो ऐसा बंदा क्या है? अनसॉन। याद करें क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था, एक बच्चा एडमिशन ऑफिस में है, उसने कहा कि सर बिलो में एडमिशन लेना, फीस बताओ। उन्होंने कहा कि सर 10,000। कहता सर क्या कर रहे हो, लूट रहे हो आप, सिर्फ 1 लाख रुपया पे करूंगा है। और उसके बाद बताओ ये पे कैसे करना है। उन्होंने कहा कि सर 10,000 है, 2 इंस्टॉलमेंट में पे करो। फिर आप कह रहे हो 10,000, मैं सिर्फ 1 लाख रुपया दूंगा और लमसम ये लूटना छोड़ दो लोगों को। लेवल नहीं हो गया है, पता नहीं कौन किसको लूट रहा है। उन्होंने कहा कि ठीक है सर जिस तरह आप कह रहे हैं। अब वो 1 लाख रुपया पे कर रहा है और लमसम पे कर रहा है, उसको लग रहा है कि मैं बड़ा कमाल का फैसला कर रहा हूँ। आपको लग रहा है एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये बंदा जो रैशनल डिसीजन ले रहा है, या मान लो कि ये बेचारा जो टर्म्स एंड कंडीशन को समझ पा रहा है। हम क्या कह रहे हैं इसको, इसका मतलब इस वक्त ये क्या है? ये पागल है। और ये पागल पीके भी हो सकता है, ये पागल ल्यूनेटिक भी हो सकता है और स्पेसिफिक पर्सन भी हो सकता है। आपको लगेगा पीके में अपनी तरफ से बोला, लिखा हुआ है पीके, ड्रंकन। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो पागल 3 तरह के होते हैं। अब मैं अक्सर बच्चों को कह रहा हूँ, तो मेरे बच्चा ढूंढा करो इसमें से कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं हम लोग, लेकिन भारत तो पागल 3 तरह के होते हैं। अब मेरे बच्चे पहला है स्पेसिफिक या इडियट पर्सन। अब अक्सर होता है लोग किसी को कह देता है इडियट, अच्छा अगला बंदा महसूस नहीं करता, यार छोटी मोटी अल्लाह माफ करे कौन सा माँ बहन की गाली दे दी, छोटी मोटी गाली दी है, खैर है भाई, तुझे पता नहीं उसने कितनी बड़ी गाली दी है। उसने कहा कि जब तू पैदा हुआ था ना उस वक्त से तू पागल है। इडियट का मतलब क्या है? तो जमांदरू पागल है, लेकिन हम महसूस नहीं करते हैं। हम कहते हैं ठीक है कोई मसला नहीं, छोटी मोटी गाली है। तो मेरे बच्चे इडियट एक बड़ी गाली है, इसका मतलब जब पैदा हुआ था उस वक्त से लेकर आज तक तू पागल ही चला रहा है। तो इडियट मेरे बच्चे ऐसा इसका मतलब ये जो जमांदरू पागल है, ये बंदा कभी भी कॉन्टेक्ट नहीं कर सकता, इसकी जिंदगी में कभी लम्हा आता ही नहीं। जब ये समझदार, ये कभी भी कॉन्टेक्ट करने का अहल नहीं होता। एक ये स्पेसिफिक पर्सन या इडियट। उसके बाद एक है मेरे बच्चे ल्यूनेटिक। अब ल्यूनेटिक क्या है? जैसे आम इंसानों को मेरे बच्चे पागलपन के दौरे पड़ते हैं ना, ये वैसे पागल होता है, इसको सही होने का दौरा पड़ता है। ये कभी कभी दौरे में सही हो जाता है, वैसे ये क्या रहता है? ये पागल रहता है। लेकिन इसकी जिंदगी में कभी ना कभी कोई लम्हा आ जाता है जब इसको चीजों की समझ आ रही होती। तो ऐसे बंदे को मेरे बच्चे ये कहते हैं ल्यूनेटिक। दोबारा सुन लो, ऐसा बंदा जो मोस्टली पागल रहता है लेकिन कभी कभार सही भी हो जाता है, ऐसा बंदा ल्यूनेटिक। ये कॉन्टेक्ट कर सकता है, उस लम्हे कॉन्टेक्ट कर सकता है जब ये सही है। उसके बाद आ जाता है ड्रंकन। ये सारी सारी वैसे नॉर्मल जो ज्यादा टाइम ये सही रहता है, लेकिन मेरे बच्चे जब पी रखी हो इसको कौन नहीं समझ आती है, उस वक्त ये क्या है? ये पागल है। ज्यादा देर सही रहता है लेकिन उस लम्हे पागल है जिस लम्हे पी रखी हो। ये पीना लाजमी नहीं, अल्लाह माफ करे कोई इस तरह की चीज पी है, वो कोई बात कर कोई मेडिसिन ज्यादा खा ली है, किसी ने नींद की गोलियां ज्यादा खा ली, वो नहीं पता चल रहा था उसको, जो भी इस तरह का मामला भी हो सकता है, कोई ओवरडोज कर लिया इस तरह का मामला। तो अगर उसने कोई ज्यादा खा पी लिया इस तरह का मामला, तो मेरे बच्चे याद रखिएगा कि ये बंदा उस वक्त क्या है? ड्रंकन पर्सन। ये उस लम्हे कॉन्टेक्ट नहीं कर सकता जिस वक्त ये ड्रंकन है, वैसे कर सकता है। ल्यूनाटिक उस लम्हे कर सकता है जब वो सही है, वैसे नहीं कर सकता, और स्पेसिफिक कर ही नहीं सकता। याद रखोगे? अब जो अल्फाज लिख रखे ना, ये वाले अल्फाज, इन अल्फाजों को पढ़ने के लिए जल्दी जल्दी, मान लो कि मैं बच्चों को लाइफ लाइन बना के दिया करता था, ये वो लाइफ लाइन है जिसमें मान लो कि एक बंदा सॉन माइंड है। अगर इस तरह की लाइन बने तो इसका मतलब क्या है? अनसॉन माइंड है। अज्यूम कर लो मिस्टर ए है, उसकी जो लाइफ लाइन बनी है मेरे बच्चे, वो बनी है ऐसी। एक मिस्टर बी है, उसकी जो लाइफ लाइन बनी है वो बनी है ऐसी। एक मिस्टर सी है, उसकी लाइफ लाइन जो बनी है वो बनी है ऐसी। अब मेरे बच्चे जो मिस्टर ए है ये कौन है? ये ल्यूनाटिक है। ऐसा बंदा जो ज्यादा देर अनसॉन माइंड है लेकिन कभी कभार सॉन माइंड भी होता है, ये इस लम्हे कॉन्टेक्ट कर सकता है। उसके बाद ये दूसरा कौन है? कोई है लम्हा इसकी जिंदगी में? इसको तो निकाल दो। ये आ गया मिस्टर सी, ये कौन है भला? ये ड्रंकन पर्सन है। क्या इसकी जिंदगी में ये कहता है कि ये सिर्फ इस लम्हे, ये सिर्फ इस लम्हे कॉन्टेक्ट नहीं कर सकता, बाकी कर सकता है। ये अल्फाज जो ऊपर लिख रखे हैं ना, वो इस तरह रिलेट करके पढ़ोगे तो समझ आ जाएगी मेरे बच्चे कहना क्या चाहता। कि ल्यूनाटिक उस लम्हे कॉन्टेक्ट कर सकता है जब वो सही था, ड्रंकन पर्सन उस लम्हे कॉन्टेक्ट नहीं कर सकता। अब वो अल्फाज पेपर में पूछेगा, ऐसा बंदा जो यूजुअली अनसॉन माइंड है, ओकेजनली सॉन माइंड है। तो किसकी बात कर रहा होगा? यूजुअली अनसॉन माइंड, ओकेजनली सॉन माइंड, ल्यूनाटिक की। अगर वो बात कर रहा होगा यूजुअली सॉन माइंड है, ओकेजनली अनसॉन माइंड है, तो ड्रंकन की बात कर रहा होगा। और जो परमानेंटली अनसॉन माइंड है वो स्पेसिफिक पर्सन की बात कर रहा है। याद रखोगे इस बात को, लो बेटा।
अगली बात आ गई डिसक्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय लॉ। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ना तो अनसाउंड माइंड है, ये पागल भी नहीं है मेरे बच्चे, और ना ही माइनर है, यानी कि साउंड माइंड भी है, मेजर भी है, लेकिन उसके बावजूद कानून ने इनको मना कर दिया सर आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं, यानी कि ये मेजर भी है, ये साउंड माइंड भी है, लेकिन उसके बावजूद कानून कहता है कि सर आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इसलिए आई कैप इस तरह सवाल किया, जब इस तरह सवाल करता है बच्चा कहता है, अच्छा कहता है कि आई कैप कहता है मुझे वो लोग बताओ जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, वो मेजर भी हैं साउंड माइंड भी है। अब बच्चा कहता है मैंने यही तो बताने थे आपको, ये नहीं कर सकते, इसके अलावा सारे कर सकते, और तूने वो क्वेश्चन में बता दिया, मैं क्या बताऊंगा? है इसमें तो सवाल ही सारे सवाल के अंदर ही जवाब था। नहीं भैया, आगे 4 पॉइंट्स है। वो कौन लोग हैं जो मेजर भी हों, साउंड माइंड भी हों, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते? तो एक्चुअली वो क्या किनको पूछना जा रहा था? जो डिसक्वालिफाइड बाय लॉ हुए हैं, जिनको लॉ ने डिसक्वालीफाई कर दिया, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। 4 लोग हैं, 4 नंबर का। अब मेरे बच्चे कौन कौन लोग हैं? कहते हैं एक तो एलियन एनिमी है, यानी कि उस मुल्क के लोग जिस मुल्क के साथ खुदा ना खासा पाकिस्तान की जंग लगी, तो जंग के दिनों में, सिर्फ जंग के पहले भी नहीं और बाद में भी नहीं, जंग के दिनों में याद रखना कि उस मुल्क के लोग हमारे मुल्क के लोगों के साथ या हमारे मुल्क के लोग उन लोगों के साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते, हुआ कॉन्टैक्ट परफॉर्म भी नहीं कर सकते, किसी तरह की कोई लेन देन नहीं करना आपने ड्यूरिंग वॉर। याद रखोगे, जो हुए कॉन्ट्रैक्ट हैं या तो खत्म कर दो या सस्पेंड रहेंगे वॉर के दौरान, जब जंग खत्म हो दोबारा बहाल कर लो। याद रखोगे मेरे बच्चे। तो एक तो एलियन एनिमी, पहले लफ्ज किताब में एलियन एनिमी होता था, अलाइन एनिमी वैसे तो बोलते हैं, लेकिन जो भी है, एलियन बोल दो, अलाइन बोल दो, गोली मारो, बस ये है कि उस मुल्क के लोग जिस मुल्क के साथ पाकिस्तान की जंग लगी, तो जंग के दौरान वो लोग देखो साउंड माइंड भी है वहां पे, वैसे हमारा लेन देन है, आज अल्लाह माफ करे अमेरिका के साथ हमारी जंग लग जाए, फिर लग ही नहीं सकती, थोड़े हैं भाई, कहाँ गुलामों की आका के साथ क्या जाना है? जब तक हम, और हम तो बड़े अच्छे समझते में अपनी गुलामी को, हैं? गुलामी को समझते पूरा पाकिस्तान लगा हुआ, डोनल्ड आएगा जाएगा, फलाना आएगा जाएगा, है उस बेस पे हमारे मुल्क में डिसीजन होने हैं, हैं? एक माशाल्लाह एक यहाँ का एक शहीदों का वारिस वहां पे जाके दूर स्क्रीन के सामने डोनल्ड की खड़ा हुआ सेल्फियां ले रहा है, अगला वजीर आजम हमारा है। तो ये हमारी औकात है मेरे बच्चे, लेकिन बहर कोई बात नहीं, रैशनल डिसीजन है। ले बेटा, तो एलियन एनिमी, उसके बाद दूसरे आते हैं फॉरेन सॉवरेन और एम्बेसडर। अब ध्यान रखना ये 2 ही हैं, एक तो मेरे हुकूमती सतह पे जो वफ्द आते हैं, और जो सफीर यहाँ पे बैठे हुए पके पके जो यहाँ पे कई कई साल रुकते हैं, और जो हुकूमती सतह पे वफ्द आते हैं, उन लोगों के साथ मेरे आपने कॉन्टैक्ट नहीं करना, क्योंकि इनको पाकिस्तान में इम्यूनिटी मिली होती है, ये पाकिस्तान की अदालतों में मान लो कि पेश होने के लायक नहीं होते, लेकिन खुद पेश होना चाहे तो इनकी मर्जी है, लेकिन हम पंजाब पुलिस बुला के इनको घसीट घसूट के पीटीआई वालों के कारकुनों की तरह इनको अदालतों में जलील नहीं कर सकते, हम इनके ऊपर नोमई भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो याद रखना, इसलिए ये अदालतों में आने के लायबल ही नहीं, इसलिए मेरे इनके ऊपर आपने इनके साथ कोई कॉन्टैक्ट, इसलिए देखो पाकिस्तान की हुकूमत पास करी आ अल्लाह का वास्ता इन्होंने कॉन्टैक्ट ही ना करो, कर लिया तो हमारे पास इंसाफ के लिए ना, हम पहले बता रहे हैं, हम क्योंकि हम इनके ऊपर कोई केस नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई बंदा बाहर से सयाह आया हो मुल्क में, तो वो कर ले, वो जैसे अभी वो आ रही है एक दीवानी खातून, वो किसी होटल में ठहरती है? तो आपको क्या लग रहा है कि वो जो होटल में ठहरा उसका बना बिल कोई मान लो कि कोई कई कई दिनों की आई हुई है, लाख रुपया बिल बन गया, 2 लाख रुपया, वो पे करेगी कि नहीं करेगी भैया? करेगी। वो कौन सी कोई हुकूमती सतह पे आई हुई है? एम्बेसडर है या सॉवरन है? सिर्फ कानून का मतलब मेरा जो लफ्ज है यहाँ पे ध्यान रखना, सिर्फ इन 2 के अलावा कोई सयाह वगैरह आए हो उनके साथ कॉन्टेक्ट कर लो, वो बिल्कुल वैलिड है। क्या रखोगे? उनको तो हम लोड भी लिया करते हैं सर, जहां पे मिल जाए लूट लिया करते हैं उनको, वो तो वैसे मालिक नियमत होते हैं, क्योंकि हमारी यही औकात है। बेटा एक होता है कन्विक्टेड, कन्विक्टेड वो बंदा होता है जिसको सजा बोल दी गई हो और वो जेल में, यानी कि कैदी नंबर 804। अब अज्यूम कर लो कैदी नंबर 804 जेल में है। अब मेरे बच्चे आप इसके साथ कॉन्टेक्ट नहीं कर सकते जब तक ये जेल में है। कह रहा जेल से बाहर आ जाए, 2 ही सूरतें हैं, ये ना कि जेल तोड़ के आ जाए, 2 ही सूरतें हैं, या तो इसकी जमानत होगी पेरोल पे, या मेरे बच्चे इसका वो जो सेंटेंस की मुद्दत वो पूरी होगी, इसकी जो इसको 5 साल की कैद थी वो 5 साल पूरे हो गए, तो या तो सेंटेंस की मुद्दत पूरी होगी हो, या ये जमानत पे बाहर आ जाए। उसमें केस चलता रहता है जमानत में, लेकिन बंदा बाहर आ जाता है जेल से, केस चल रहा होता है, और दोबारा बाद में सजा हो जाए, जैसे वो आई थी बुशरा बीबी, पहले जमानत पे आई थी और बाद में उस केस का फैसला आ गया, वो दोबारा पकड़ के बंद कर दिया उसको। तो जब तक जमानत में थी वो क्या कर सकती थी, और देखो प्रैक्टिकली, ताकि आपको चीजें समझ आ रही हो, ये सारा हाफिज साहब ने माशाल्लाह आपके लिए सारा, ताकि आप इस अटेम्प्ट में पेपर पास कर लो, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पैदा कर रहा है वो आपके लिए। नाइस पर्सन, जीनियस। ले बेटा, तो कन्विक्टेड की समझ आ रही?
ऐसा बंदा जो जेल में हो, जब तक जेल में है, हाँ ये कर सकता है। देखो वो पूछेगा ऐसा ऐसा बंदा जो जेल में हो कब कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, फिर वो दो सूरतें बतानी है आपको। तो बेटा उसके बाद इंसॉल्वेंट बंदा, देखो इंसॉल्वेंट बंदा ऐसा बंदा होता है जिसकी जो भी होता है ना उसके पास वो सारा कोर्ट के नुमाइंदे के पास होता है, इसके पास होते नहीं किसी को देने के लिए। और पहले ही हमने इसलिए बेशर्मों को इसलिए इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया था, ये किसी को दे ही नहीं सकता था कुछ। और जब इंसॉल्वेंट जिस दौरान, देखो एक बंदा जब अप्लाई करता है ना इंसॉल्वेंसी के लिए, अब कोर्ट में आज इसने 9 फरवरी को अप्लाई कर दिया, सर मिस्टर ए ने मुझे इंसॉल्वेंट कर दो, खुद भी अप्लाई करता है, मैंने आपको बताया था क्रेडिटर भी कर दिया करते। मिस्टर ए ने आज 9 फरवरी को अप्लाई कर दिया, अच्छा कोर्ट ने इसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली, ठीक है देख लेते हैं भैया, सुन लेते हैं, अभी सुनना है। 9 फरवरी को एप्लीकेशन दी, अभी ये इंसॉल्वेंट नहीं हुआ, कोर्ट सुनेगा इसको, फिर मेरे बच्चे फैसला करेगा कोर्ट। जब कोर्ट फैसला कर देंगे ना ये इंसॉल्वेंट है, उस दिन से इंसॉल्वेंट हो। फिर जब तक ये इंसॉल्वेंट है ना मेरे बच्चे, इसकी प्रॉपर्टी ऑफिशियल साइनी के पास जाएगी, वो बेचेगा और लोगों की लायबिलिटी पे करेगा। जब ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, साल में, 6 महीने में, 2 महीनों में, उसके बाद ये बंदा दोबारा से जिंदगी जीना शुरू कर देगा। उसके लफ्ज बोलते हैं अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। अगर गंदा सीला पड़ रहा है तो उसको ये पता होगा इन अल्फाज में। तो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, अब ये दोबारा से जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब तक इंसॉल्वेंट है, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट रहता है, उसके बाद ये बन जाता है डिस्चार्ज सॉल्वेंट। यहां तक अनडिस्चार्ज, जब ये डिस्चार्ज हो जाता है, इस सारे प्रॉपर्टी जो थी बेची पूची की, मामला खत्म हुआ, अब इसको दोबारा जिंदगी, दोबारा जिंदगी जी, फिर दोबारा जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं। तो इंसॉल्वेंट जब तक कोई बंदा है उस वक्त तक कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो 4 लोग हैं, एलियन एनिमी, उसके बाद फॉरेन सॉवरेन एम्बेसडर, उसके बाद कन्विक्टेड पर्सन और इंसॉल्वेंट। ये मेजर भी है, सॉन माइंड भी है, लेकिन लॉ ने डिस्क्वालीफाई कर दिया इनको, इसलिए बोलते हैं डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। कौन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? जो नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, ये डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ है। तो बेटा कंसीडरेशन एंड ऑब्जेक्ट, अभी हमने डिस्कस किया था कि जब दो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रही हो तो उसमें कंसीडरेशन का होना, ऑफर हो, एक्सेप्टेंस हो, प्रॉमिस, प्रॉमिस के साथ कंसीडरेशन का होना जरूरी है एग्रीमेंट बनाने के लिए। अब कंसीडरेशन क्या है? अब हमने डिस्कस किया था इन रिटर्न जो किसी को मिल रहा हो वो क्या होती है? कंसीडरेशन। अगर तो फॉरन कुछ मिल रहा है ठीक हो गया, लेकिन मिलने का वादा हो तो वही वादा ही क्या होता है हमारे लिए? कंसीडरेशन। तो जैसे मिस्टर ए ने, बशीर ने मिस्टर नजीर को कहा ये बाइक दे दो मुझे 1 लाख रुपए की, तो 1 लाख रुपया मिस्टर नजीर के लिए कंसीडरेशन और बाइक मिस्टर बशीर के लिए कंसीडरेशन। तो ये कंसीडरेशन। अब मेरे बच्चे हमने यहां पे क्या डिस्कस करना है? एक ना ये टर्म है, कहता है कंसीडरेशन की जब डेफिनेशन बता रहा है ना, कहता है कंसीडरेशन क्या होती है? कहता है कि जब भी किसी प्रोमिसर की ख्वाहिश पे कोई प्रोमिसी कुछ करे वो कंसीडरेशन होती है। डेफिनेशन यहीं पे शुरू हुई, यहीं पे खत्म होगी। अगर इस बात को आपने ना समझा, इस पूरी डेफिनेशन का आपको कोई समझ नहीं आई। क्या कह रहा है? कंसीडरेशन क्या होती है? कहता है कि जब प्रोमिसर की ख्वाहिश पे प्रोमिसी कुछ करे, ख्वाहिश पे प्रोमिसी कुछ करे, वो क्या होती है? कंसीडरेशन। अब अज्यूम कर लो मैंने अमानुल्लाह को, इनामुल्लाह को कहा, इनामुल्लाह ये मोबाइल मुझे 10,000 का भेज दो। अब इनामुल्लाह जो मुझे दे रहा है मेरी ख्वाहिश पे दे रहा है ना, मेरे मैंने कोई ख्वाहिश जाहिर की है, और जब ये मोबाइल ये मान जाता है इस बात का, तो मैं क्या बनूंगा? प्रॉमिसर। तो अगर प्रॉमिस, क्या मेरी ख्वाहिश पे ये मोबाइल मुझे दे रहा है? बिल्कुल मेरी ख्वाहिश पे ये मोबाइल दे रहा है, तो मैं इसका क्या बनूंगा? प्रॉमिसर बनूंगा, मैं इसका पे करने के लिए लायबल हूं। लेकिन अज्यूम कर लो इनामुल्लाह उठा, इसने ला के मोबाइल मेरे सामने रखा, कहा कि राणा साहब 1.5 लाख रुपए दे। मैं कहूंगा किस चीज का? ये मोबाइल नहीं दिया। मैं कहूंगा मैंने कौन सा मांगा? कहता दे दिया, दे तो दिया ना, दे 1.5 लाख रुपया। अब यहाँ पे कानून बीच में आ गया। कानून कहता है कि ये जिसका आप ऑब्लिगेशन बना रहे हो, जिसको आप प्रोमिसर कह रहे हो कि मुझे पे करो, ये काम उसकी ख्वाहिश पे आपने किया ही नहीं। जब ये काम उसकी ख्वाहिश पे नहीं किया तो ये उस बंदे के लिए कंसिडरेशन नहीं है। मैं यहाँ पे बैठा हूं, मान लो कि बाहर कोई कोई गाड़ी के टायर चेंज कर दे हैं, और 1.5 लाख रुपए का बिल लेके बैठा हूं, राणा साहब निकले 1.5 लाख रुपया पे करें। अब वो मैं प्रोमिसर बन गया, अब उसके लिए मैं क्या बन गया? प्रोमिसर। लेकिन क्या मेरी ख्वाहिश पे हुआ है? नहीं, इसलिए मैं प्रोमिसर नहीं हूं। कानून, अगर ये कानून इतनी बड़ी वो है, आपकी सोच है, मैंने कहा था अनपढ़, अनपढ़ बंदे को भी पता है, कसाई को भी पता है इस कानून का, लेकिन क्योंकि हमने पेपर देना हमें नहीं पता चला है। रौला ये है। अब इवन मैं आपको बताता हूँ ना, अब कसाई के हम जाते हैं कसाई के पास, उसको कहते हैं कि भाई सर 3 पा गोश्त दे दो। वो इतना बड़ा टुकड़ा उतारता, उसको पकड़ता, कंधे बिठा, कहता 5 किलो होया कर दा है। अब कहाँ पे भाई 3 पा, कहाँ पे 5 किलो है, कर दा। अब वो उसको भी पता है, अगर मैंने ये इसको ना पूछा तो ये उसके लिए प्रोमिसर नहीं बनेगा। मैं इसको प्रोमिसर बनाना चाहता हूं, मैं पहले इसकी ख्वाहिश हासिल कर लूं, 5 किलो ही कर दूं। कहता नहीं, बन्ना बना 3 पा पूरा कर।
तो मेरे बच्चे अब इसको पता, अब देखो, अब वो वैसे भी तो क्या रखता, 5 किलो हुआ, पैक करता, कहता लो 2,000, मान लो कि 7,000 भी है। आप कहेंगे क्यों 7,000 दूं? वो कहता है ये 5 किलो गोश्त है। कहता मेरी ख्वाहिश ही नहीं थी ये इतना लेने की है। तो जब आप किसी को प्रोमिसर बना रहे हो, जिसके सर पे ऑब्लिगेशन डाल रहे हो, जिम्मेदारी डाल रहे हो, वो तभी प्रोमिसर बनेगा अगर उसकी ख्वाहिश पे कोई काम हो। क्योंकि लॉ कहता है किसी के लिए कंसिडरेशन तभी होती है जब वो आप उसकी ख्वाहिश पे कोई काम करो। अगर उसकी ख्वाहिश पे काम नहीं कर रही है, उसके लिए कंसिडरेशन नहीं होती। जब उसके लिए कंसिडरेशन है, वो उसके लिए पे करने के लिए लायबल नहीं है। याद रखोगे? अगर ये कानून ना होता, जिस बंदे का जो दिल करता था आपके खाते में डाल देनी थी उसने। जिस सब्जी वाले की सब्जी नहीं बिक्री आपकी है, आपका खाता लेके उसमें लिख देता आगे इतना पे करना है आपने। तो इस कानून ने बचा रखा है। इवन देन आप जब खाना खा रहे होते तो वो रोटी वाला भी ला के कहता है आगे एक और रोटी चाहिए, उसको भी पता होटल वाले को कि अगर मैंने वैसी रोटी रख के चला गया तो ये उसके पे नहीं करेगा। लेकिन अब आप सोचोगे सर, लेकिन वो तो रोटी रख के चला जाता है, हम पे करते हैं। बेटा वो इम्प्लाइड ऑफर एक्सेप्टेंस होती है। उसका रोटी रखना इम्प्लाइड ऑफर थी। आप उसको देखते हो, चुप रहते हो, एक्सेप्टेंस है। अब खाओ या ना खाओ आपकी मर्जी है। लेकिन होता है ना कि आप उसको कह दो, जैसे वो पानी ला के शुरू में रखता है, आप उसको कहते नहीं इसके पैसे, कहता अल्लाह वास्ते थोड़ी, कहता ले जाओ फिर। हैं? यानी कि आप वो पानी भी तो शुरू में उठवा ही देते हो, ले जाओ भैया। हैं? लाके वो रखता है, अगर आपने ना उठवाया, पिए ना पिए, अब आपने पे करना है उसको। बोला था बात है, बात करना, हम कहते हैं ये यार देख ढक्कन में नहीं खोला इसको कर ले मैंने। वो तरस खा लिया करता है, कहता ठीक हो गया। नहीं अदरवाइज मेरे बच्चे याद रखना, वो पैसे चार्ज करने का पूरा राइट रखता है। सबसे पहली लाइन क्या है? व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, जिसका ऑब्लिगेशन बना रहे हो, जिसको कह रहे हो पे कर मुझे, क्या उसकी ख्वाहिश पे कुछ किया है? तो आगे 3 सेंटेंस है सिर्फ इसके। प्रोमिसर की ख्वाहिश पे किसी ने कुछ किया था, या कुछ करने से, देखो किसी कुछ करना भी किसी के लिए कंसिडरेशन हो सकती है, कुछ करने से रुकना भी कंसिडरेशन हो सकता है। किसी का कुछ करना भी कंसिडरेशन हो सकता है, कुछ करने से रुकना भी कंसिडरेशन हो सकता है। जैसे शायद चले थोड़ा सा मादर परेशान नहीं होना कि आज हमने कम पढ़ा है। अगेन मेरा बच्चों मकसद यहाँ पे कम ज्यादा पढ़ने का नहीं, मकसद तैयारी का है। 5 दिन मैंने आपको बताया थे, 5 से 6 दिन नहीं आए, और टाइम को भी एक्सटेंड नहीं करेंगे, उसी में इंशाल्लाह सारा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन भारत, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता स्पीड अप करेंगे इसको इंशाल्लाह। कल परसों में आपको स्पीड कुछ और नजर आएगी। आज बेस बन गई हमारी। इसको देखना मेरे बच्चे, मिस्टर ए, मिस्टर चले उसी को एग्जाम्पल को ले लेते हैं। मिस्टर बशीर ने मिस्टर नजीर से बाइक खरीदी थी मेरे बच्चों। लेकिन मिस्टर बशीर ने ना नजीर को पेमेंट नहीं की थी। उसने क्या कर दिया था, उसको एक चेक बना के दे दिया था। उसको अज्यूम कर लो एक एचपीएल का चेक बना के दे दिया था 1 लाख रुपए का, और उसके ऊपर ड्यू डेट लिख दी थी 9 फरवरी की। ये इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कहीं पे जाके, मान लो कि 2024 में हुआ था। ये चेक के ऊपर तारीख क्या लिखी हुई थी? 9 फरवरी, अज्यूम कर लो। ये इसने बाइक दे दी इसको, इसने ये चेक दे दिया। अब क्या हुई, अब ये आज 9 फरवरी थी, मिस्टर जो नजीर था इस चेक को लेकर जा रहा था बैंक पेमेंट लेने के लिए। लेकिन मिस्टर बशीर को पता था मेरे अकाउंट में तो पैसे ही नहीं, ये चेक डिसऑनर होगा और मेरे खिलाफ केस करेगा। यहाँ पे मिस्टर बशीर ने नजीर को कॉल की, भाई क्या कर रहा है, किधर जा रहा है? कहता मैं आज वो पैसे लेने जा रहा हूँ। कहता यार ऐसा कर, इस चेक को अभी बैंक में प्रेजेंट ना कर, इस चेक को अभी बैंक में प्रेजेंट ना, इसने नहीं ऑफर की है। ये कुछ करने के लिए कह रहा है या कुछ करने से रोकने के लिए कह रहा है? रोकने के लिए कह रहा है। इस चेक को बैंक में प्रेजेंट ना कर, मैं आपको लाख की बजाय 1,10,000 रुपया दे दूंगा, बैंक को चेक में प्रेजेंट ना कर। उसने क्या किया, 1 महीने का मुझे और टाइम दे दो। उसने क्या किया, उसने कहा कि ठीक हो गया। इसने इसको 1 महीने का टाइम दे दिया। उसने 1 लाख की बजाय 1,10,000। लेकिन ये जो मेरे बच्चे यहाँ पे जो मिस्टर ए के लिए कंसिडरेशन है, इसके बशीर के लिए, उसका कुछ करना है या कुछ करने से रुकना है? करने से रुकना है। तो किसी का कुछ करना भी आपके लिए कंसिडरेशन हो सकता है, कुछ करने से रुकना भी। लेकिन प्रोमिसर जिसकी जिम्मेदारी बना रहे हो उसकी ख्वाहिश पे हुआ, याद रखोगे। इवन देन आप किसी को कहते हो ना, इवन देन मैं कहता हूँ ये जो मोटरसाइकिलों के साइकिलों के पंक्चर लगाने वाले को भी पता है ये काम करना है मैंने, अगले बंदे की खास होता है ना कि बात कर, आप उसको कहते हो यार ये पंक्चर है इसको लगा दो। जब आप जाते हो अभी वो बाइक पंक्चर ही खड़ी होती है, उसको कहते हो ये क्या अभी पंक्चर नहीं लगा? कहता सर इसकी ट्यूब चेंज होनी है, कर दूं। पहले आपसे पूछ रहा है वो, क्योंकि आपका ऑब्लिगेशन है। यानी कि प्रोमिसर की डिजायर पर कुछ होगा तो उसको पता मुझे कुछ मिलना है, और ये प्रोमिसर के लिए कंसिडरेशन होगी। जो मेरे लिए चीज कंसिडरेशन बनेगी ना, मैं उसका फिर प्रोमिसर बनूंगा। अगर कोई चीज मेरे लिए कंसिडरेशन है ना, कोई फायदा, कंसिडरेशन मतलब फायदा, कुछ मुझे मिला है कुछ, तो मैं उसके लिए क्या बनूंगा? प्रॉमिस। मेरा ऑब्लिगेशन भी बनेगा। मुझे कोई फायदा मिला मैं उसका प्रॉमिस, लेकिन वो जो फायदा मुझे मिला है वो मेरी ख्वाहिश पे मिलना चाहिए। मान लो कि ये घर है हमारा, इसकी बाहर की दीवार का पेंट खराब है, हम यहाँ पे बैठे हुए स्कूल से पढ़ा रहे थे, कोई बंदा आया उसने सारी दीवार पेंट कर दी और लाके 40,000 का बिल रख दे रहा, सब बिल पे करो। मैंने कहा किस चीज का? कह रहे वो दीवार पेंट कर दी।
भाई मेरी ख्वाहिश पे किया तूने, तो जो काम मेरी ख्वाहिश पे ना हुआ हो, चाहे मुझे फायदा मिला हो, वो मेरे लिए कंसिडरेशन नहीं है। याद रखोगे। अब अल्फाज यहाँ पे सर मैं बता रहा हूँ, इस डेफिनेशन को पढ़ते हुए अल्फाज क्या है। कहता है व्हेन आर द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, यानी कि जिसके सर पे हम कोई जिम्मेदारी डाल रहे हैं, उसकी ख्वाहिश पे किसी ने कुछ किया था, किसी का कुछ पास्ट में करना भी कंसिडरेशन हो सकता है, या किसी ने पहले आपके लिए कुछ किया था या करने से रुक गया था, वो भी कोई कंसिडरेशन हो सकती है आपकी, आपके लिए। जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। अब मान लो आज से 5 साल पहले मेरे पास एक बच्चा है, उसने कहा कि सर मुझे पढ़ा दो, मेरे पास फीस नहीं है, जब होगी मैं पे कर दूंगा। मैंने कहा कि ठीक हो गया, आज मुझे वो पे करने आ रहा, लेकिन मेरे बच्चे मुझे तो आज पैसे मिल रहे हैं, उसको क्या मिला था, उसको कभी मिला था, जो उसको कभी पढ़ाया था, ये उसके लिए कंसिडरेशन थी। तो कंसिडरेशन पास्ट की भी हो सकती है, किसी ने कुछ किया था या करने से रुक गया था, कोई आज कुछ कर रहा हो या करने से रुक रहा हो, या कोई फ्यूचर में करेगा या करने से रुकेगा, तो लेकिन प्रोमिजर की ख्वाहिश पे किसी ने कुछ किया था या करने से रुक गया था, कर रहा हो या करने से रुक रहा हो, करेगा या करने से रुक जाएगा, ये क्या होती है, ये कंसिडरेशन होती है। इसलिए प्रोमिजर की ख्वाहिश जरूरी है। किसी का कोई कुछ कर रहा हो या करने से रुक रहा हो, आपकी ख्वाहिश पे कर रहा हो, अगर आपकी ख्वाहिश नहीं तो आपके लिए कंसिडरेशन नहीं, अगर कंसिडरेशन नहीं तो आप उसके लिए प्रोमिसर नहीं बनेंगे। याद रखोगे। बाकी मेरे बच्चे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, कल यहीं से शुरू करेंगे। अगेन वही कहूंगा, शुरू का थोड़ा सा मेरे बच्चे सब्र करना है आप लोगों ने, उसके बाद इंशाल्लाह। मैंने आपको बताया था कि मेरे लिए 10 से 12 मिनट काफी होते हैं किसी चैप्टर को रिवाइज करना, जितनी काम की बातें हैं जो आपके काम की। लेकिन कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे, क्योंकि जहां पे मुझे लग रहा है ना ये चीजें बच्चे के लिए थोड़ी सी मिसकंसेप्शन थी पहले, या जहां पे चीज चाहिए, तो वो मेरे बच्चे उस पर हम थोड़ा सा टाइम लगा देंगे। बाकी इंशाल्लाह उम्मीद है कि शायद ये एक्टिविटी कोई थोड़ी सी आपके लिए फायदामंद, कोई सूदमंद साबित हुई हो। मैं कह रहा हूँ 5 दिन आपके पास भी है, 5 दिन मेरे पास भी है। अगर यही 3.5 घंटे आप खुद बैठे होते तो शायद ये चीजें ना उसको कर पाते, लेकिन भरम सर हम तो कर सकते थे, लेकिन भले ये तो अगले दिनों में पता चलेगा। अल्लाह हाफिज बेटा। वो मुझे मेरे बच्चे वो लाजमी भेज दीजिएगा, उसमें ग्रुप में ही चाहे भेज दीजिएगा, मैं उसको बता दूंगा। इंशाल्लाह सी लॉ की क्लास अभी शुरू होगी 2 बजे।